हाय दोस्तों, मैं विक्टर आप लोगों का वीके जी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोग हर दिन 10 क्वेश्चन को रखते हैं। आज इसका तीसरा सीरीज़ है। तो दोस्तों, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है राजगृह या राजगीर में। दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है इसका। मैं दोस्तों देखिए, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब में इस तरह का वीडियो बनाते हैं जिसमें वो लोग क्वेश्चन को और आंसर को बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन के पीछे की कुछ चीज़ों को नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है। मेरी वीडियो में आप लोगों को केवल इसी चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन तो बताऊँगा, उसका आंसर बताऊँगा, लेकिन उसके पीछे या आगे के कुछ इतिहास को ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। बौद्ध संगीति वो थी जो कि कहा जाए तो महात्मा बुद्ध जी के मरने के बाद हुआ था। इसमें एक बैठक होती थी, राजा होते थे, अध्यक्ष होते थे, मिलने की एक जगह होती थी, कई ऐसे विद्वान होते थे जो कि मिलके बौद्ध धर्म के बारे में और उसके प्रचार प्रसार के बारे में बात करते थे। इसकी 4 संगीतियाँ हुई हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति जो हुई वो महात्मा बुद्ध जी के मरने के तुरंत बाद हुई थी। ठीक है, और ये हुई थी, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, राजगृह में। ठीक है, और इस टाइम राजगृह में जो हुई थी, राजगृह में अगर आप इसके थोड़ा सा और अंदर जाना चाहेंगे तो राजगृह में थी सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इस टाइम जो शासक थे मगध के, वो थे अजातशत्रु। ठीक है, इसी तरह अगर और इसकी जो अजातशत्रु इसके शासक थे, और इसकी अध्यक्षता जो की थी उसको किया था महाकश्यप ने। इनका नाम था महाकश्यप। ठीक है, दूसरी की बात कर लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति जब हुई थी तो वो महात्मा बुद्ध के मरने के करीब 100 साल के बाद हुई थी। ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष सर्वकामिनी थे, या इनको साबकमीर भी बोलते हैं। साबकमीर, आचार्य साबकमीर या सर्वकामिनी दोनों बोलते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल पाटलिपुत्र के बारे में कुछ बताया था कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, या उसके पहले किसने बनाया, या पाटलिपुत्र को कहाँ से ट्रांसफ़र, राजधानी बनाने के पहले कौन राजधानी था मगध का। तो इसके बारे में आप हमको थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता है तो इसके ठीक पहले की सीरीज़ में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। और इसके जो तीसरी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोग्गालीपुत्र तिस्स। अजीब सा थोड़ा नाम है, मोग्गालीपुत्र तिस्स। ठीक है, और मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा और वो चौथा भी बता सकूँ। ठीक है, चौथा जो था, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुषाण के शासक में, कुषाण के समय में। ठीक है, कुषाण शासक थे। कुषाण शासक में कौन राजा था? राजा कनिष्क। ठीक है दोस्तों, राइटिंग उतना मत जाइएगा क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए उतनी जगह नहीं होती है। आप लोग प्लीज़ मैं जो बोलता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। और इस टाइम ये जगह जो था वो कश्मीर में एक जगह था, उसका नाम था कुंडलवन। ठीक है, यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ओके, तो आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताइए।
पहला जन्म, दूसरा ज्ञान प्राप्ति, तीसरा प्रथम प्रवचन और चौथा निधन। ठीक है, मैंने देखिए इस क्वेश्चन को एक साथ इसलिए ले लिया क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में अब 4 क्वेश्चन अलग अलग बनाओ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, या ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, या प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ, तो वो अलग होगा। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इनका निधन जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। दोस्तों सारनाथ को पहले ऋषि पत्तन बोला जाता था, ये काशी में है, जिसको वाराणसी के लिए बोला जाता है। और ये अपने पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका ये क्षेत्र भी है। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात थी जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इनकी उम्र 35 साल थी। इन्होंने टोटल 6 साल तक तपस्या की थी। ठीक है, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास में लुम्बिनी वन है। ठीक है, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो कि ईसा पूर्व के बारे में या ईस्वी में थोड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं कि ईस्वी क्या है या ईसा पूर्व क्या है। अगर ऐसा कहीं है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं अगले सीरीज में। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ठीक है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पे इनकी उम्र 35 साल थी। इन्होंने टोटल 6 साल तक तपस्या की थी। वैशाख पूर्णिमा की रात थी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात थी। ठीक है, अब ये जो मंदिर बनाया गया है, जो महाबोधि मंदिर की मैं यहाँ ये जो बात कर रहा हूँ, इस महाबोधि मंदिर का कंडीशन ये है कि ये मंदिर 3री शताब्दी में शुरू किया था। किसने? 3 BC या 3 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। 3 ईसा पूर्व में अशोक ने शुरू किया था। ठीक है, लेकिन और ये मंदिर पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, और ये इसका जो कंप्लीट हुआ ये 5वीं-6वीं शताब्दी के लगभग कंप्लीट हुआ, और सन 2002 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में बताया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के में प्राप्त हुआ था? किस राजा के समय में मतलब प्राप्त हुआ था? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आंसर है कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, देखिए कनिष्क के समय में क्या हुआ था। कनिष्क के समय में कौन सी समिति हुई थी? चौथी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी बता सकते हैं? अगर नहीं याद है तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध समिति हुई थी। इस टाइम में क्या हुआ था कि चौथी बौद्ध समिति में ये बौद्ध धर्म जो है वो एक तरह से 2 भागों में बढ़ गया था। बौद्ध धर्म जो है वो 1, 2, पहला था हीनयान और दूसरा है महायान। ठीक है, हीनयान और महायान के रूप में बढ़ गया था। महायान में जो लोग थे वो लोग महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे। ठीक है, यहाँ आप लोगों का क्लियर हो गया। और इसी के साथ कई ऐसे बोधिसत्व भी थे जिनकी पूजा प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है, बोधिसत्वों के बारे में आप लोगों को पढ़ने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम लोग अभी वन लाइनर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका आंसर है वैशाली में। मैं इसके पहले भी आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दिया हूँ। मैं दोस्तों कोशिश यही करूँगा कि बीच बीच में कोई क्वेश्चन मैं रिपीट करूँ ताकि आप लोग रिकॉल कर सकें कि इसको आप लोग कहाँ पढ़े थे। अगर आपको याद है तो आप बताइए कि कौन सी सीरीज़ में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था। 6वीं सदी में जो 6वीं ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम क्या था कि विश्व में जितने भी महाजनपद थे, ठीक है, सब जगह पे क्या था? सब जगह में क्या था? राजतंत्र था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मतलब राजतंत्र की बात की जाती थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन इसी में 2 जगह ऐसे थे
जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। पहला था वज्जी और दूसरा था मल्ल, ठीक है। और वज्जी 8 राज्यों का संघ था, 8 राज्यों का जो संघ था उसका नाम का संघ था वज्जी। और इसमें वैशाली नाम एक जगह था। ये वैशाली 8 राज्यों का ही एक भाग है। और वैशाली के जो लिच्छवी शासक थे, लिच्छवी शासक, ये सबसे ज़्यादा क्या थे, शक्तिशाली थे, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ये थी जहांगीर के काल में। देखिए, मुगल चित्रकला के बारे में अगर हम आप लोगों को बताएं तो, या कहा जाए तो जहांगीर के बारे में बताएं तो, किसी के नेतृत्व में कोई भी चीज़ आगे तब बढ़ती जब वो बंदा खुद गुणवान हो। तो जहांगीर के समय में या मुगलों के समय में क्या था कि एक फ़ोटो जो बनती थी, उस एक फ़ोटो को एक चित्रकार नहीं बनाता था। उस फोटो को जैसे हाथ कोई और बना दिया, पैर कोई और बना, नाक कोई और बना दिया, कान कोई और बना दिया, पूरा चेहरा कोई और बना रहा है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग थी, ठीक है। तो एक फ़ोटो पर कई चित्रकार काम करते थे। और जहांगीर फ़ोटो वगैरह में, मतलब चित्रकला में इतना ज़्यादा माहिर था कि वो ये बता सकता था कि उसका कौन सा भाग किसी दूसरे चित्रकार ने बनाया है या तीसरे चित्रकार ने बनाया है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि जहांगीर की जो आत्मकथा है, जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी का जो मेन पृष्ठ है, जो मेन पेज है, मुख्य पृष्ठ, इस पे एक फ़ोटो है, ठीक है। ये फ़ोटो या ये जो चित्र है वो जहांगीर के उस समय की है जब वो सिंहासन पे बैठ रहा था, ठीक है। और इस फोटो को किसने बनाया है? अबुल हसन ने, ठीक है। आत्मकथा तो ऑब्वियसली बात है, जिसने लिखा, जिसकी आत्मकथा वही लिखा है। और इसी वजह से जहांगीर के समय को मुगलों के चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? तो इसका आंसर है दोस्तों अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। देखिए, 16 महाजनपदों का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ हम लोग को याद करने की। हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि हम लोगों को क्या नहीं याद करना, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इसमें आप लोगों को एक चीज़ जानिए कि जितने भी महाजनपद थे उसमें केवल एक ऐसा था जो कि दक्षिण भारत में था। उस महाजनपद का नाम था अश्मक। अश्मक महाजनपद एक ऐसा था जो कि केवल दक्षिण भारत में था, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप लोग जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो जैन ग्रंथ में एक भगवती सूत्र है, उसमें भी 16 महाजनपदों की बात की गई है, लेकिन इसमें नाम अलग है। और बौद्ध ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसमें नाम अलग है। देखिए, मैंने आप लोग एक चीज़ और बता दिया कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म में है, ठीक है। और जैन ग्रंथ में क्या है? भगवती सूत्र। उसी तरह एक जनवसभ सूत्र भी है, जनवसभ सूत्र। जनवसभ सूत्र में आप लोगों को केवल 12 राज्यों के नाम मिलते हैं, यहाँ पे 16 महाजनपदों की बात नहीं की जाती है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कब से है, या कहा जाए तो किसने किया, ठीक है। आंसर है गुप्त युग। तो नालंदा क्या है कि एक बौद्ध पीठ था, एक विश्वविद्यालय था, ठीक है। अभी भी इसको जाना जाता है, बिहार में है, ठीक, बिहार में। और अगर आप इसको और थोड़ा स्पेसिफिक होके बोलेंगे तो दोस्तों ये दक्षिणी बिहार में है। दक्षिणी बिहार में एक राजगीर के पास है, राजगीर एक जगह है, ठीक है, राजगीर के पास में है। और इसका जो, इसको ना कई मुगल शासक या कई मुसलमान ऐसे थे जो कि इसको तोड़ दिए थे, ठीक है, इसका विध्वंस कर दिए थे। तो इसके जो ध्वंस के जो अवशेष हैं ना, वो बड़ा गांव ग्राम में भी दूर दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। बड़ा गांव ग्राम यहाँ राजगीर से काफ़ी दूरी पे है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी अभी भी इसके अवशेष मिलते हैं। आप अभी भी जाके बिहार में अगर जाएंगे तो आपको देखने को आराम से नालंदा विश्वविद्यालय भी मिल जाएगा, उसके अवशेष भी मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी मत जाइएगा तैयारी के दौरान,
कोरोना ख़त्म हो जाने दीजिए, कहीं सिलेक्शन हो जाने दीजिए, घूमने फिरने जरूर अपने परिवार के साथ जाइएगा। इसमें आप लोग एक चीज़ जानिएगा कि कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त जो प्रथम थे, इन्होंने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। ये सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने दिया। बाद में तो बुद्ध गुप्त हैं, तथागत गुप्त हैं, बालादित्य हैं, कई ऐसे गुप्त शासक थे जिन लोगों ने इस विहार को दान दिया। लेकिन सबसे पहला जो शुरुआत किया उसका नाम ज़्यादा होता है, वो थे कुमारगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ऑब्वियस सी बात है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। और हाँ, इसमें देखिए एक चीज़ जरूरी है, चीनी यात्री ह्वेनसांग। सॉरी, ये ग है। ह्वेनसांग यहाँ आया था किस लिए? बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू की गई थी, किस लिए? तो इसका आंसर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। देखिए मध्यकालीन भारत में क्या था, ये जो प्रचलन था मनसबदारी व्यवस्था किसने चालू की थी? किया था अकबर ने। ठीक है, मनसबदारी में होता क्या था कि जिस बंदे को भी मनसबदार बनाया जाता था उसके पास 3 उसके दायित्व होते थे, 3। ठीक है, ओके। पहला, वो हायरार्की तय करता था, मतलब पद की वरीयता नहीं, मैं शायद इसको पद की नहीं बोलेंगे, पद बोल दीजिए, पद वरीयता बोल देते हैं। ठीक है, पद वरीयता का क्रम। ठीक है, जैसे पैदल चलने वाले सिपाही सशस्त्र कब होंगे, सशस्त्र वाले घुड़सवार कब होंगे, घुड़सवार वाले उसके ऊपर कब जाएंगे, ये तो पदाधिकारी की वरीयता का क्रम था। उसके बाद दूसरा था सैलरी, मतलब जिसको वेतनमान बोल सकते हैं। और तीसरा था सैनिक उत्तरदायित्व। इन 3 चीजों को मनसबदार संभालते थे। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखता था, उसको रखना पड़ता ही था उस हिसाब से। और राज्य, इसी व्यवस्था से राज्य सैनिकों की प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व को मनसबदारों पर डाल दिया। केवल यही वजह थी, और इसी के वजह से मनसबदारों को नकद या जागीर भी मिलती थी। नकद भी मिलता था या जागीर भी मिलती थी। जागीर में अधिकतर क्या होता था कि उनको ज़मीन वगैरह मिल जाती थी, और जब जैसे कहीं उनको ज़मीन मिल गई तो वहाँ पे वो लोग जो भी पैदावार हो रही है, जहाँ वहाँ से जो भी सामान आ रहा है, वहाँ से जो कर मिल रहा है उन लोगों को, वो जो भी चीज़ होता था वो इनके सैलरी के रूप में होता था। और आप लोगों में बताऊँ कि अकबर के समय में ये चीज़ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब ये धीमे धीमे आगे बढ़ता गया तो एक समय ऐसा भी था जब मनसबदारों को उनके काम के लायक उनको सैलरी नहीं मिल पाती थी। तो इस वजह से कभी ऐसा होता था कि जब कभी मौका आया कि उन लोगों को सैलरी मिलने वाली है या कर मिलने वाला, तो जितना था सब लूट लेते थे। तो आम जनता पे बहुत ज़्यादा असर होता था। एक ये वजह भी थी, जब मुगलों के से जो जनता थी उनकी थी वो असंतुष्ट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आके मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ अपनी क्लास को। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को देखिए दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिए अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।